नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरवा क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और उन तीनों प्रैक्टिस सेट में मैंने 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के कंबाइंड में क्वेश्चन हैं। यहाँ से पेड के एग्जाम में जो भी आपके 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस से बनते हैं, यहाँ से आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे और आप 45+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर प्रीवियस सेट आपने नहीं देखे तो प्रीवियस सेट भी देख लें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अब देखिए चालकोलिथिक युग, जिसे इंग्लिश में देखिए ऐसा लिखा होता है कैल्कोलिथिक, सॉरी यहाँ पर कैल्कोलिथिक ऐसा कुछ लिखा होता है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइए। चालकोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक भी पढ़ देते हैं इसको। इसे ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है और यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। वर्धन वर्ध के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। हर्षचरित जो रचना है ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है और इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत किया है। लेखक ने, यानी लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने इसमें जितने भी इनके पूर्वज हैं और समकालीन शासक हुए हैं, उनके पूर्वजों और उनके जीवन वृत्तांत से इनका वर्णन प्रस्तुत किया है, इन सभी इस हर्षचरित रचना में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया है? तो मराठों को किसने हराया है? अफगानों के बीच में। देखिए अफगानों ने, यहाँ पर अफगानों ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में से किसने मराठों को हराया है? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे? अफगान के थे। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये हुआ था। और मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने इसका नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी, इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। और युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने अपनी आंखों से युद्ध को देखा था, काशीराज पंडित। और उनके ही शब्दों में कहा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ है। किसने ये बात कही थी कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने कहा है? काशीराज पंडित ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 10 मई को प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। किस जगह से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति है, ये 1857 की क्रांति को इसे स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं, आंदोलन के नाम से भी जानते, सिपाही म्यूटनी, सिपाही आंदोलन के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति 10 मई होने की बजाय कब से स्टार्ट होनी थी? तो यह 31 मई को स्टार्ट होनी थी, 31 मई 1857। लेकिन ये 21 दिन पहले यानी 10 मई 1857 को ही शुरुआत हो गई थी। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया है? तो इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर। तो इन्होंने इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया था। और यह इस्तमारी बंदोबस्त किसके लिए है? यह भू राजस्व है। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त के लिए यह प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और इसे इस्तमरारी या जागीरदारी या मालगुजारी एवं बासवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? इसे इस्तमरारी को जाना जाता है जागीरदारी, एक तो जागीरदारी के नाम से जाना जाता है, जागीरदारी के बाद मालगुजारी नाम से जाना जाता है, मालगुजारी, और बीसवेदारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई इसके 3 अन्य नाम हैं जिनको जाना जाता है।
अगला और इसी में यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र तक ही लागू थी। कहाँ कहाँ पर लागू थी? एक तो उड़ीसा में थी, इसके बाद बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ही लागू थी। यह जो व्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक लागू थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को देखिए कई नामों से जाना जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय को किन किन नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय जागृति भी कह सकते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत के नाम। इनको इतनी सारी उपाधियां मिली हैं, युगदूत आदि उपाधियां प्राप्त हुई हैं इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 में। 1930 में कब? 12 मार्च 1930 में लॉन्च किया था। सॉरी, प्रारंभ किया था, एक तरीके से कह भी सकते हैं लॉन्च किया था। कोई रॉकेट तो नहीं था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं लॉन्च किया। लेकिन 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर, या फिर आप याद रख सकते हैं 24 दिन इक्वल 241 या 240 मील इतने इन्होंने यात्रा की थी पैदल। कितने सहयोगियों के साथ? 80 सहयोगियों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। और कहाँ से? साबरमती आश्रम से चलकर यात्रा शुरू की थी और कहाँ पर ख़त्म की थी? डांडी नामक स्थान पर। और डांडी कहाँ पर पड़ता है? डांडी पड़ता है गुजरात के नवसारी ज़िले में। गुजरात के नवसारी ज़िले में डांडी पड़ता है। और वहाँ ये 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को पहुंचने के बाद ही वहां पर उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? डांडी से आरंभ किया था, डांडी से। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। तो 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किया गया था, अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ से संगठित किया गया था? तो यह नासिक से संगठित किया गया था। नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1904 में एक फैक्ट और आता है कि 1904 में और क्या हुआ था? तो जनवरी 1904 में बंगाल विभाजन की योजना बनाई गई थी, प्लान अनाउंस किया गया था कि बंगाल का विभाजन किया जाना चाहिए। और किसने ये योजना लाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। तो ये भी आपको याद रखना होगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा यह योजना लाई गई थी, लॉर्ड कर्जन। और विभाजन फाइनली हुआ कब था? तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस एक देश नायक हैं? तो यह देश नायक किसने कही थी? तो इन्होंने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी कि सुभाष चंद्र बोस देश नायक हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बात कब कही गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि कब दी थी? जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। और क्योंकि 1938 में एक बार अध्यक्ष चुने गए, इसके बाद 1939 में वापस से अध्यक्ष चुने गए, तो महात्मा गांधी के कुछ अनुयायियों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और 1939 के बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम रखा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक। और यह फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में कैप्टन मोहन सिंह की आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी में
जुड़ गई थी और 1944 में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आगे बढ़ चुके थे। और 1944 में ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया था, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और इनसे आशीर्वाद मांगा था कि अब स्वतंत्रता की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो किस एक्ट के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और यह अध्यादेश जो भी जारी किया जाएगा तो वो अधिक से अधिक 6 माह तक ही लागू रह सकता है। कितने? 6 मंथ तक लागू रह सकता है। और अध्यादेश आज के समय में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत एक एक्ट और बनाया गया था जिसे हम हाई कोर्ट एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट एक्ट 1861। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। कब की गई थी? 1862 में। एक्ट कौन सा है? हाई कोर्ट एक्ट 1861। लेकिन स्थापना कब की गई थी? 1862 में। कौन कौन से? बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और कलकत्ता, ये 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1800, यहाँ पर कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। हाई कोर्ट एक्ट उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। और यह किसके तहत आता है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो ये नेपाल में स्थित है। किस जगह पर स्थित है? नेपाल में। और जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप एक जो जेन्युइन सी है 8848.86 इतना कह सकते हैं। 8850 किलोमीटर, सॉरी 8850 मीटर, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप किलोमीटर में कहना चाहें तो अपनी सद्भावना के लिए 8.8 किलोमीटर कह सकते हैं याद करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है 8848 मीटर, मतलब ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं। और कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ग्रह कौन सा है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। और यह वलय की पुष्टि हो चुकी है अभी तक। देखिए ऐसा नहीं कि पुष्टि ना हुई हो, तो इसकी पुष्टि हो चुकी है। शनि ग्रह के चारों ओर, ये चारों शनि ग्रह है और इसके चारों ओर ये देखिए, ये मान लीजिए अंदर वाला शनि ग्रह है, तो इसके ये चारों ओर वलय है और इसकी पुष्टि हो चुकी है। और शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण, वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। आपने देखा होगा। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो बृहस्पति और वरुण, इनके बीच में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। इनके चारों ओर भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। किसके किसके बीच में? शनि, और कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया, और कौन सा हो गया? और हो गया वरुण। तो इनके भी, इनके ग्रह के बीच में भी चारों ओर क्या हुए? वलय के संकेत प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन शनि की जो है, इसकी मतलब क्या हो चुकी है? इसकी पुष्टि हो चुकी है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? लेकिन ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में, अभी थोड़े दिन बाद क्या होता है, कभी कभी देखा होगा कि आप जो उत्तरी राज्य हैं यहाँ पर भी कभी कभी जाड़ों में वर्षा हो जाती है। तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
नर्मदा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है कौन सी है, ये बताना कि नर्मदा की ओर बहने वाली नदी। तो नर्मदा किसकी ओर, किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और पश्चिम की ओर बहकर यह किस सागर में गिरती है? तो यह पश्चिम की ओर बहकर यह सीधे अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। तो ये भी आपको याद रखना होगा, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र हैं। तो 2021 के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल 21.71% वनावरण का क्षेत्र है। और कुल वनावरण का क्षेत्र कितना है, एरिया कितना माना जाता है? 7,13,789, 7,13,789 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय। यहाँ से कोई कंफ्यूज मत हुई है, भारतीय आर्थिक समीक्षा क्या होता है? इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और कन्फ्यूजन क्यों होता है? कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी है, तो इसके जो वर्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं हिंदी में। तो आप इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ने की कोशिश करा करिए। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा को कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे तो आजकल सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा, लेकिन आर्थिक समीक्षा ये कम लोग समझते हैं। हिंदी मीडियम वाले कुछ छात्र जो ज़्यादा ही हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उनको ज़्यादा समझ में आता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत का जो सबसे बड़ा मक्का उत्पादक, मक्का क्या कहते हैं? मैज, मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा माना जाता है? कर्नाटक राज्य है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से हैं? दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। और इसके बाद में महाराष्ट्र कौन से है? तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक कर है, ये तो सभी को पता होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये किस प्रकार का कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, इसको याद रखना होगा। कब स्टार्ट किया गया है? तो जीएसटी स्टार्ट किया गया था। ये आपको कमेंट में बताना है कि जीएसटी कब स्टार्ट किया गया है। देखिए 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है? जीएसटी दिवस बनाया जाता है। तो 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया था। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि जीएसटी कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन है आपके 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 और 1 जुलाई 2018। और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। कमेंट में बताइए और कमेंट में ही आपको आपका जवाब पता चल जाए कि आपने सही बताया या नहीं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी हैं। और ये पूछा जाता है, देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो करेंट टाइम में या फिर जिस समय आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और इस समय अगर नीति आयोग की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ये उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेरी, ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग की। नीति आयोग कब लाया गया? ये भी सेम क्वेश्चन है। अगर आप कमेंट में बताएं तो कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएं। आपको आंसर अगर पता है तो कमेंट में बताइए कि क्या है, नीति आयोग कब लाया गया था। और नीति आयोग किसकी जगह पर लाया गया था? नीति आयोग लाया गया था योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था योजना आयोग की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का काम होता है देश में महंगाई को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना यानी मतलब मौद्रिक नीति बनाना, और सभी बैंकों पर अपना कंट्रोल करना। और आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारी बैंक्स कार्य करती हैं। मतलब क्या है कि आरबीआई सभी में प्रमुख बैंक मानी जाती है, सभी बैंकों का बैंक मानी जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ही क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम होता है कि देश में जो महंगाई है इस पर नियंत्रण करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम। मॉनेटरी पॉलिसी इसी से रिलेटेड होती है, महंगाई पर नियंत्रण करने से रिलेटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है और यहाँ से आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। सारे बैंकिंग टर्म जो भी हैं वहाँ पर आपको डिस्कस किए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो यहाँ से आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये बताना होगा। ये एक बार याद होगा आपको, जब मैं पहला सेट करा रहा था तो फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया था कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। मैंने उसी टाइम आपको बताया था 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो आपने एक इससे पहले दूसरे सेट में क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई थी। तो उसका आंसर था 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 का हुआ था, तो इस संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 से, देखिए 24 अप्रैल 1993 से पंचायती व्यवस्था संविधान में लागू हो गई थी। उस समय से मतलब भारत में लागू हो गई थी, जोड़ तो दी गई थी 1992 में ही, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, लेकिन 24 अप्रैल 1993 के तहत लागू हो गई थी। और 24 अप्रैल 1993 के को लागू होने की वजह से 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भारत में पंचायत है वो किस भारतीय संविधान में पंचायत किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। और मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। करेंट टाइम में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई है? एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। और इसके बाद में 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून। और 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, नगर परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है। तो अनुच्छेद है इसका 94 का जी गा। यहाँ पर हिंदी में आपको बता दें 94 का गा, 94 क्लॉज गा में ये बात कही गई है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात कही गई है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और जब यह प्रस्ताव पारित होगा और या फिर प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय में कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। अगर देखिए जब ये प्रस्ताव पारित तभी होगा जब 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो ये 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 39A में क्या कहा गया है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात 39A में कही गई है। ये सभी जितने भी दिए गए हैं तो ये क्या है? 36 से 51 तक क्या बात की गई है? तो 36 से 51 तक बात की गई है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। किस जगह से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं। आयरलैंड ने खुद ही उधार कहीं ना कहीं से लिए हैं। सभी ने कहीं ना कहीं से कोई चीज़ चुराई है।
डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो डीपीएसपी हमें बताता है, संविधान में ये बताता है कि गवर्नमेंट यानी सत्ता को, जो भी शासन कर रहा है सत्ता को क्या करना चाहिए। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बात हमें बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि संविधान में जो डीपीएसपी वाला पार्ट है ये गवर्नमेंट को बताता है, यानी स्टेट को बताता है, एग्जीक्यूटिव को बताता है, या लेजिस्लेचर को बताता है, या फिर आप कह सकते हैं जुडिशरी को बताता है। तो ये बताता है कि क्या करना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ और होती है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में कहाँ से लिए गए हैं? बिल ऑफ राइट्स, यानी अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स नाम दिया गया है, तो वहाँ से लिए गए हैं। बिल ऑफ राइट्स वहाँ कितने हैं? 10 हैं, लेकिन हमारे यहाँ मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7, और अब कितने रह गए? 6, एक हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो डीपीएसपी बताता है कि क्या करना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स बताता है क्या नहीं करना चाहिए, किसके अनुसार करना चाहिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स बताता है, मौलिक अधिकार बताता है कि आप जितने भी कानून बताओ, पार्लियामेंट से बोलता है, पार्लियामेंट भैया आप चाहे जितने भी कानून बना लो, लेकिन ऐसा कोई भी कानून ना बताना कि जिसके नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सके। तो ऐसा कोई कानून ना बनाना। अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया है तो ये बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाए, नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें हम वापस क्वेश्चन से लौटते हैं। तो अनुच्छेद 39A में बात कही गई सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात सही है। इसके बाद में 40 में क्या कहा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? नगर सामान्य नागरिक संहिता, ये बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 48 में देखिए, अनुच्छेद 48 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बात नहीं कही गई है, बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। क्या कहा गया? कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन। देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपने देखा होगा, आप चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे लें या फिर सेंट्रल का एग्ज़ाम दे लें, कहीं किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे लें, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लें, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आएगा तो उसी से रिलेटेड आएगा जो करेंट अफेयर्स में एक टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर अनुच्छेद 48 की बात करें, अगर अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया? कृषि और पशुपालन का संगठन कहा गया है। और इस समय पशुपालन में जो गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक रोग चल रहा है, लंपी रोग, उनसे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूचित में है? अनुसूची में। यहाँ पर सॉरी, पहले एक क्वेश्चन इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 48 में अगर कृषि और पशुपालन का संगठन है, तो फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से पृथक्करण, मतलब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो किस में का बात कही, किस अनुच्छेद में बात कही गई? एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी से के बीच में आपस में पृथक्करण किस में कहा गया है? ये कहा गया अनुच्छेद 50 में। किस में कहा गया? अनुच्छेद 50 में। ये सभी डीपीएसपी हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये आपको सभी पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 नंबर तो आपका यहाँ से पक्का होगा ही होगा। 1 नंबर आपका पक्का होगा डीपीएसपी से, और 1 नंबर पक्का होगा आपका फंडामेंटल राइट्स से, और 1 नंबर पक्का होगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो ये 3 नंबर तो ज़्यादा, मतलब ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने होते हैं, 110% आने होते हैं। तो ये आप पढ़ लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना कि कौन कौन से क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य का संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात की गई है। अब बात करते हैं, तो संविधान का एक अनुच्छेद होता है 246, आपको पता होगा। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य, मतलब सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? लेजिस्लेचर पावर, मतलब
कानून बनाने की शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्तियों को क्या कहते हैं? विधायी शक्तियाँ। तो इनके बीच में बंटवारे की बात कही गई है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की 7वीं अनुसूची में आखिर ऐसा है क्या जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करती हैं? और तो 7वीं अनुसूची में क्या है भाई? लिस्ट यानी सूची है। और सूची कितने प्रकार की है? सूची दोस्तों 3 प्रकार की है। एक है सेंट्रल लिस्ट जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, और एक है स्टेट लिस्ट जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, और एक है कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। अब सेंट्रल लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और कनकरेंट यानी समवर्ती सूची के तहत दोनों मिलकर आपस में कानून बनाएंगे। वो किसी भी राज्य के लिए हो सकता है या पूरे भारत के लिए हो सकता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो वो पूरे भारत के लिए मतलब प्रत्येक राज्य के लिए होगा, या फिर किसी भी पर्टिकुलर राज्य को भी चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कानून बनाया तो सभी में लागू हो जाएगा। जो कुछ कानून ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी स्टेट के लिए ही लागू किए जा सकते हैं। और स्टेट की बात करें, स्टेट लिस्ट, तो जहाँ पर जो राज्य है भाई वो अपने राज्य के लिए बनाएगा कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई योजना लाएगा, तो वो अपने राज्य के लिए बनाएगा ना, कि किसी दूसरे राज्य को नहीं देगा। अगर मान लीजिए खाना आपने बनाया तो खाएंगे भी तो आप ही ना। तो कनकरेंट लिस्ट क्या है? समवर्ती सूची, दोनों लोग आपस में मिलकर, दो लोग रह रहे हैं, सेंट्रल है यहाँ पर, स्टेट है, तो दोनों लोग आपस में मिलकर कानून बनाएंगे। वो जो स्टेट उसमें शामिल होगा, जो भी स्टेट शामिल होगा तो वो उसी स्टेट के लिए कानून बनेगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसे कई स्टेट, मान लीजिए कई स्टेट शामिल हो जाए तो वो सभी स्टेटों के लिए कानून बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम आपको पता नहीं जी आखिर ये कोरम होता क्या है? तो कोरम होता है गण पूर्ति। गण पूर्ति मतलब जो गणों की संख्या है, वहां पर लोगों की संख्या है, वो कितनी पूरी हो जाए, मतलब कितनी हो जाए जो पूरी हो जाएगी, गण पूर्ति कितनी हो जाएगी। तो लोकसभा का कोरम जो कितना होता है? 1/10, 1/10 हिस्सा होता है, 10th नंबर का हिस्सा होता है। जितनी भी सीट्स होती हैं लोकसभा की तो उसका 10वां हिस्सा होता है। तो लोकसभा की सीटें करेंट टोटल कितनी हो सकती है? 550 मैक्सिमम हो सकती हैं। करेंट टाइम में कितनी है? 543 है। 545 पर बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि 545 नहीं रही है। 2 एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम हटा दिया गया है, मनोनीत करने वाला सिस्टम हटा दिया गया है। अब इस समय 543 सीटें हैं, तो इसका 1/10 हिस्सा ही कोरम हो सकता है। कोरम का कुल सदस्य संख्या होगा 1/10 होगा। तो ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? ये बात कही गई है अनुच्छेद 100 क्लॉज 3, और अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में ये बात कही गई है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही बात की गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों, जो लोअर हाउस और अपर हाउस, अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा, लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के बीच का जो कोरम होगा, जो दोनों का कोरम होगा, वो कितना होगा? 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है, उस बर्तन में पानी का स्तर है, तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका पर देखिए, यदि किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर कैसा हो जाएगा? ज्यों का त्यों बना रहेगा, ना ही तो घटेगा ना ही तो बढ़ेगा। मतलब क्या है? अपरिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना होता है? तो सोल्डर मिश्र धातु किससे किससे बना होता है? टिन और सीसा। टिन और सीसा से बना होता है। टिन और सीसा का मिश्रण होता है सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है, चांदी को माना जाता है। किसे माना जाता है? चांदी को। और तांबा भी इसमें शामिल होता है। चांदी और तांबा को ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। और उस जबकि जो पारा होता है, पारा और सीसा, ये दोनों होते हैं, ये कुचालक होते हैं। किसके? ऊष्मा के कुचालक होते हैं पारा और सीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। हाँ जी, यही कहते हैं सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है।
स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। तो स्कर्वी किसकी वजह से होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। और इस बीमारी के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांत गिरने लगते हैं, और जो भी इसके रोगी होगा तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है? तो सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 मार्च नहीं है। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। मतलब कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ होगा, कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया था, तो ये आपको बताना है। तो कब किया था? 24 मार्च 2022 को। कहाँ किया था? 24 मार्च 2022 को उद्घाटन किया था। और किस जगह पर किया था? तो इस समय सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इन्होंने बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में उद्घाटन किया था इनोवेशन हब का। और इस हब की स्थापना कितने करोड़ रुपए की पूंजी से हुई है? तो यह 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ में भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन की उद्घाटन हुआ है। सॉरी, उद्घाटन नहीं, उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 32 क्वेश्चन है, तो 32 पर देखिए, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो कौन सा देश है जो 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो यह देखिए, कब हुआ था? मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो इसमें अमेरिका, चीन और जापान और हांगकांग का शेयर बाजार है। आगे केवल कौन कौन है? भारत से आगे देखिए सभी हैं, भारत से आगे सभी हैं। तो भारत 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और इसके आगे कौन कौन से हैं? अमेरिका है, चीन है, जापान है और हांगकांग है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है, अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? जापान है। चौथे नंबर पर कौन है? हांगकांग है। और 5वें नंबर पर कौन है? अपना प्यारा भारत महान इंडिया। तो इंडिया कौन से नंबर पर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में की गई है। किस जगह पर? हैदराबाद में, तेलंगाना में की गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो अप्रैल 2022 में 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? 10वें स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं? 10वें स्थान पर। ये देखिए, अप्रैल 2022 की बात चल रही है, तो अप्रैल 2022 में कौन से स्थान पर रहे हैं? 10वें स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो कब कर दिया गया? 24 जनवरी 2022। कब? 24 जनवरी 2022 को इसरो के संचार उपग्रह इनसैट 4V को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और यह DTH एवं अन्य संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इनसैट 4V का प्रक्षेपण 12 मार्च 2007 को इसरो द्वारा फ्रेंच युगाना से किया गया था। और यह इनसैट 4 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था। कौन सा उपग्रह था? दूसरा उपग्रह था इनसैट 4 श्रृंखला का, 4B। तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा होगा, 4B मतलब B मतलब दूसरे नंबर पर आता, तो B दूसरा उपग्रह था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड भारत किस शहर में बनाई गई है? भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में बनाई गई। यहाँ पर ऑप्शन ए मिसिंग है थोड़ा सा, तो आपको ऑप्शन ए से मतलब ही नहीं, क्योंकि आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, सूरत में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो पहले सी वीड पार्क की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है। कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु राज्य में की गई है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन देश भांग कैनाबिस की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो अहिंसा विश्व भारतीय संगठन द्वारा। किसके द्वारा? अहिंसा विश्व भारतीय संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी कहते हैं, और कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर की जाएगी पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना। कहाँ पर? किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में कहाँ पर? गुड़गांव में। और यह किसके द्वारा की जाएगी? ये आपको कमेंट में बताना है कि यह किसके द्वारा की जाएगी। इससे पहले ही मैंने बताया कि किसके द्वारा की जाएगी, स्टार्टिंग में बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा पूछे चर्चा में रहते हैं ये, मनोहर लाल खट्टर। तो ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 5 मई 2022 को, कब? 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना शुरू की है। और ई अधिगम योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कथक केरल, कथक केरल, और कुचिपुड़ी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कथकली उत्तर प्रदेश। तो भाई देखिए कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो यहाँ पर केवल एक ही युग्म ऐसा बना है जो बिल्कुल सही मेल खाता है। वो कौन सा? भरतनाट्यम तमिलनाडु, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। और कथक कहाँ पर किया जाता है? तो ये कथक किया जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में कथक किया जाता है, यूपी में। और कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है? कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। और कथकली किया जाता है केरल में। कथकली कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। तो एक ही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर? रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये गुदई महाराज हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बनारस के रहने वाले थे, बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और यह समता प्रसाद का संबंध वाद्य यंत्र तबला से है। किससे? हाँ, तो किससे? इनका महाराज तबला से है। और ये गुदई महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका किससे? तबला से है। गुदई महाराज किससे संबंधित हैं? तबला से हैं। उनका मूल नाम क्या है? समता प्रसाद, समता प्रसाद। और ये गुदई महाराज के नाम से जाने जाते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो सभी को पता होगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कब किया था? 1913 में। बड़ा बड़ा लिख के दे रहे हैं, 1913 में साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर।
कौन सी रचना में इन्हें मिला है? इन्हें मिला है गीतांजलि में। किस में मिला है भाई? गीतांजलि में मिला है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो गीतांजलि में इनको मिला है। किस में मिला है भाई? गीतांजलि में। गीतांजलि रचना में इनको यह साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 में। कब मिला भाई? 1913 में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा कही गई बात? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से आपको याद रखना होगा, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोले तो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका जिसे कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में क्या हुआ? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। कब पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा की तीसरी बैठक के तहत। और इसे अडॉप्ट कब किया गया? संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट किया गया था जनवरी 1947। कब किया गया था? जनवरी 1947 में इसे अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता था, ये आपको बताना है। किसने जीता था? राफेल नडाल ने। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेंसेस फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? माइंड मास्टर विनिंग लेंसेस फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ, इसके लेखक कौन है? भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, ये इसके लेखक हैं माइंड मास्टर विनिंग लेंसेस फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल 2022 में किसे दिया गया था? तो यह मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सभी को पता होगा कि 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट में ये क्वेश्चन बताएंगे कि 15वें। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? क्रिकेट के दीवाने होते हैं। क्रिकेट के दीवाने होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो 15वां जो खिताब है, 15वां संस्करण का खिताब है, वह किसने जीता है? आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है आपके राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियन। तो ये आपको बताना है। और जिसने भी जीता है तो उसने कितने विकेट से जीता है? 7 विकेट से पराजित कर पहली बार इस लीग का खिताब जीता है। पहली बार क्या, ये पहली बार ही आई है। और उसकी कप्तानी किसके द्वारा की गई थी? हार्दिक पांड्या के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? हार्दिक पांड्या के द्वारा कप्तानी की गई थी। अब बताना है आपको कि खिताब किसने जीता है, किस टीम ने जीता है। हार्दिक पांड्या किस टीम के खिलाड़ी थे? तो ये आप कमेंट में बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि GST कब लागू हुई है, तो वो भी आपको कमेंट में बताना है। तो दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बताने होंगे, बस थोड़ा सा लिख के आप बता दीजिए कि कौन सा किसका उत्तर है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि एग्जाम आने वाला है, 15 और 16 तारीख को एग्जाम है। तो इसके लिए आपको तैयारी पक्की रखनी होगी। आज आपको 85+ मार्क्स ही यहाँ से प्राप्त करने होंगे। जो UP SSSC PET का एग्जाम है, इसमें 85+ मार्क्स लेने होंगे, तभी आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले सेट में हम करेंगे सेट नंबर 5। सेट नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे और 5 के बाद में हम तुरंत 6, 5 और 6 साथ में ही सॉल्व कर लें। चलिए रहने दीजिए, पहले 5 सॉल्व करते हैं, इसके बाद में 6, 7, 8 ये साथ में सॉल्व कर लेंगे और 9 और 10 ये साथ में सॉल्व कर लेंगे, एक साथ एक ही एक वीडियो में कर लेंगे। तो इससे जल्दी से जल्दी
10 के 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे और आपको इसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। लास्ट मोमेंट में आप इनको देख लीजिए और इन्हीं को देखकर एग्जाम दीजिए, तो आपके 50 में 45 नंबर बिल्कुल एकदम पक्के हो जाएंगे। अगर 45 नहीं भी आए तो 40 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये बात लिख के ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।